साडे ते मेरे विच फर्क भी इन्ना कोई है। तानू सिर्फ मौले दा खराक चाहिदा है ते मैनू सिर्फ मौला। आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड एक्टर अफजाल अहमद साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद है। वालदा की इजाज़त के बाद वो फिर लाहौर में किया। फिर इशफाक साहब का एक था कारवां सराय, उसमें जो है वो एक ओल्ड कैरेक्टर था। और मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल फातिहा पढ़ने के लिए। आप जो मेरे देखने वाले हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दे। अस्सलामुअलैकुम या अहलल क़ुबूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड एक्टर अफजाल अहमद साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद है। बहुत बड़ा नाम, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, स्टेज हो, इन्होंने अपनी कारकर्दगियों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मेरे साथ डॉक्टर अबरार साहब मौजूद हैं। मैं रावलपिंडी में था, जिसके बाइस मैं यहाँ पे शिरकत नहीं कर सका, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे 1-2 दिन ही हुए हैं। मैंने अबरार साहब से गुजारिश की कि सबसे पहले हम अफजाल अहमद साहब की जो है आखिरी आरामगाह पे चलेंगे और वहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ पहले से आप इंटरनेट पर देख चुके होंगे, पर मैं अपने चैनल से भी उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता था। डॉक्टर अबरार साहब ने एक छोटी छोटी लम्हे की भी ख़बरें मेरे साथ शेयर की। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। अबरार साहब हमेशा की तरह इस बार भी मेरे साथ साथ हैं और बहुत बड़े जो है परिस्तार हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। अली जाज साहब के बहुत बड़े परिस्तार हैं और हर वो लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सालों की मेहनत के बाद एक मुकाम तक पहुंचाया, उनके ये बहुत बड़े परिस्तार हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मुझे वो यहाँ तक लेकर आए। और आज हम अफजाल अहमद साहब की ज़िंदगी के हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब आमर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इतना सफ़र करके लाहौर तशरीफ़ लाते हैं और ये बड़े लोग जो हैं इनकी मोहब्बत में आप जो है वो स्पेशल वीडियो बनाते हैं। और आपकी वीडियो इस तरह की होती है जिसमें सारी तफसील हकीकत के साथ मौजूद होती है। आप किसी सस्पेंस का सहारा नहीं देते, कोई नेगेटिव बात जो है वो आप नहीं करते। तो असल में जब दुनिया से कोई चला जाता है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज ही अदा करने चाहिए, क्योंकि उसी का वो हकदार होता है। तो इंसान गलतियों का पुतला है, क्योंकि इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी होती है। ज़िंदगी के कई मामलात इस तरह के होते हैं जहाँ पर इंसान जो है वो बहक जाता है।
शोबिज़ के लोग जो हैं वो चूँकि हमारी नज़रों में होते हैं, तो हम जो है वो क्या है, उनके जो बहकावे होते हैं उनको हाईलाइट करने की खामखा कोशिश करते रहते हैं। इससे हमें उनकी फौतगी के बाद जो है इससे गुरेज करना चाहिए और इसका ख़ास तौर पर ख़्याल रखते हैं, और इसका मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज जैसा कि आपने बताया कि हम एक बड़े और ज़हीन अदाकार अफ़ज़ाल अहमद साहब की कब्र पे मौजूद हैं। अफ़ज़ाल साहब जो हैं वो सैयद बुखारी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और आप जंग में पैदा हुए थे 1950 में। और जिस तरह आपको पता है कि लाहौर और बॉम्बे ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई आ जाता है तो वो इसके शहर में मुब्तला हो जाता है, और अगर कोई अच्छा कोई खूबसूरत टैलेंटेड आदमी हो तो उसको यार दोस्त ही कह देते हैं कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। इस तरह की कई मिसालें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, जो दूसरे शहरों से आए और किसी और काम की गरज से आए, कोई मुलाजमत करने आया, कोई तालीम हासिल करने आया, तो वो यहाँ आकर जो है वो लाहौर में ये अदब और सकाफ़त में ऐसा खोया कि उसने फिर ऐसे ऐसे काम किए कि वो आज हमारी तारीख़ का हिस्सा है। उसमें कई बड़े नाम हैं, यानी आप जिस तरह आप कह लें एजाज़ दुरानी एक बड़ा नाम है, यूसुफ़ खान एक बड़ा नाम है, जो यहाँ के नहीं थे, इस शहर के नहीं थे, दूसरे शहरों से आए। हबीब साहब जो हैं वो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ था और गुजरांवाला से वो यहाँ लाहौर आए और यहाँ आकर जो है वो क्या है इंडस्ट्री का हिस्सा बने। इसी तरह अफ़ज़ाल साहब जो हैं ये भी जंग से तालीम के सिलसिले में यहाँ लाहौर आए और अपने कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के साथ आप मुंसलिक रहे, और ये घर वालों को पता नहीं था, लेकिन जब इशफाक साहब उनको लाना चाहते थे अपने ड्रामे में, उसमें ऊँचे बुर्ज लाहौर में, और फिर उनका एक ड्रामा था कारवां सराय, तो उसके लिए जो है वो ये इनकी वालदा के पास गए और वालदा से खुसूसी तौर पर जो है इनके लिए इजाज़त ली। वालदा की इजाज़त के बाद वो ऊँचे बुर्ज लाहौर देखिए। फिर इशफाक साहब का एक था कारवां सराय, उसमें जो है वो एक ओल्ड कैरेक्टर था, 55 साल की उम्र का वो एक किरदार था। तो उस वक्त जो है ये 18-19 साल इनकी उम्र थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे यंग थे कि जिन्होंने वो ओल्ड कैरेक्टर किया। हालांकि उससे पहले जो है मेला फिल्म में अलाउद्दीन ओल्ड कैरेक्टर कर चुके थे। इस तरह अली एजाज साहब जो हैं वो कोचवान फिल्म में ओल्ड कैरेक्टर कर चुके थे। तो लेकिन उनकी उम्रें जो हैं वो कहें वो कोई 25 साल के करीब थी। तो उसके बाद फरदौस जमाल साहब ने भी ओल्ड कैरेक्टर किए, वो भी उम्र जो है वो फरदौस साहब की भी वो 25 साल के करीब थी। यानी कि सबसे कम उम्र अगर किसी ने ओल्ड कैरेक्टर किया है तो ये इसका क्रेडिट अफ़ज़ाल साहब को। दूसरी बात ये है कि अफ़ज़ाल साहब की खुशकिस्मती ये थी क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, गुड लुकिंग थे, इनको अच्छे राइटर मिल गए, अच्छे प्रोड्यूसर मिल गए स्टार्ट में। यानी आप देखें पहला ही ड्रामा इनका इशफाक अहमद का है, फिर जहाँ से इनको शोहरत मिली है जज़ीरा ड्रामे से, वो मुन्नू भाई का था। और फिर जो फिल्म है तियान मानिया इनकी, वो पहली फिल्म थी, वो भी इनकी फिल्म ठीक रही। लेकिन इसमें जो इनकी फिल्म एक आई थी 1972 में वैशी जट, उसमें जो इनका रोशन का किरदार था, उस किरदार ने इनको मकबूल कर दिया। और वो बड़ा मशहूर जो डायलॉग है सुल्तान राही का कि कत्ल ते हुन होंगे रोशना, तो वो वही सिचुएशन थी कि सुल्तान राही जो है एक मेले में जो एक मुकाबला होता है, वो मुकाबला लड़ रहा है और पीछे उसका वालिद जो है वो कत्ल हो जाता है। तो वो रोशन एक किरदार है जो भागा भागा आता है
और भागा भागा अगर उसको बताता है कि तुम्हारा वालिद कत्ल हो गया, तो वो हसन अस्करी साहब ने जो वो जो सीन बनाया, वो जो सिचुएशन बनाई, उसमें अफजाल साहब ने इस कदर खूबसूरत रंग भरे और इस कदर उसको इमोशनल किया कि वो उस एक सीन की वजह से वो वहशी जट जो है वो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद इनकी जो है फिल्म असलम डार साहब ने जो है वो बाबल सद के तेरे, उसमें इनका बड़ा शानदार किरदार था। फिर सैयां नाड़ी डार साहब ने एक फ़िल्म बनाई, उसमें भी इन्होंने ओल्ड कैरेक्टर किया था जिसमें नदीम जो है वो उसके हीरो थे। तो इस तरह ये इनका ये सिलसिला जारी रहता है। और मैं समझता हूँ कि फिर एक 1983 में फ़िल्म आती है दहलीज़, और वो दहलीज़ फ़िल्म सैयद नूर ने लिखी थी। और सैयद नूर में ने जो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, जो विलन का कैरेक्टर इज़्ज़त बेग का, शबनम के जो भाई बने होते हैं, वो कैरेक्टर जो है वो बड़ा शानदार, और उसमें जो है वो जो डायलॉग थे इनके वो बड़े ज़बरदस्त थे। और वो एक डायलॉग तो बहुत मकबूल हुआ था कि हम इज़्ज़त बेग हैं, मोहब्बत करते हैं तो इंतहा तक, नफ़रत करते हैं तो वो भी इंतहा तक। तो ये इतना पावरफुल किरदार जो है इनका। फिर उससे पहले एक फ़िल्म थी मुफ्तबर, मुफ्तबर में इन्होंने बदमाश का किरदार अदा किया, और वो हालांकि वो एक लाइट सी फिल्म थी, अली एजाज उसके हीरो थे, लेकिन उसमें जो ये बदमाशों के सीक्वेंस थे उसमें फ़खरी अहमद भी थे, हामिद राना भी थे। तो वो जो बदमाशों की जो अदाकारी इन्होंने की है अफजाल साहब ने, वो बड़ी शानदार थी, बड़ी जानदार थी। तो ये जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि ये बुनियादी तौर पर एक ज़हीन अदाकार थे। अब एक ज़हीन अदाकार जो होता है वो पूरा इन्वॉल्व होता है पूरी प्रोडक्शन के साथ, वो एक चीज़ को ना समझ रहा होता है कि ये चीज़ किस तरह होती है, किस तरह बनती है, किस तरह ये पाया तकमील तक पहुंचती है। उन्हें स्टेज के साथ जो है वो बड़ी मोहब्बत थी। वो चूँकि उन पहले वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, ड्रामेटिक क्लब में वो ये स्टेज किया करते थे, और पहला उनका ड्रामा ही स्टेज हुआ था। तो वो स्टेज की जब ये वल्गैरिटी आई तो उस वल्गैरिटी से ये बड़ा नाला थे। और इन्होंने जो अच्छे अच्छे अदाकार थे, बड़े बड़े अदाकार थे, उनके साथ मुशावरत का अमल किया। उसमें अली एजाज साहब भी शामिल थे, और अली एजाज साहब के साथ सबसे ज़्यादा इन्होंने मुशावरत इसलिए की कि तकरीबन सारी दुनिया में अली एजाज साहब ने स्टेज किया हुआ था। वो हर जगह की सेंस को जो है वो समझते थे। तो उन्होंने इनको आइडिया दिया कि आप एक सेट बनाएं ऐसा कि जिसमें रिवॉल्विंग हो, यानी बदले। तो वो फिर तमासील थिएटर जो है वो पाकिस्तान का पहला रिवॉल्विंग थिएटर था। इससे पहले पाकिस्तान में वो रिवॉल्विंग थिएटर नहीं था। और उसमें फिर इन्होंने अपने सारे सीनियर्स को इकट्ठा किया। उनमें हामिद राना भी थे, उसमें जो है वो अली एजाज से अलवेला साहब थे। तो वो इश्क के मुसाफिर ए हमीद साहब का प्ले था, वो सबसे पहले वहाँ स्टेज हुआ। और वो उसमें कई सेट जो है वो चेंज होते थे, क्योंकि वो आशिकों की कहानी थी। उसमें जो है वो लैला मजनू भी आते हैं, उसमें हीर रांझा भी आते हैं, ससी पुन्नू, सोनी महिवाल। तो उसमें जो है वो कई सेट चेंज हुए, और उसमें जो है वो बड़ा शानदार। फिर उसके बाद जन्म जन्म की मैली चादर जो इनका ड्रामा था, जो इन्होंने ख़ुद प्रोड्यूस किया था, और कई राइटर्स ने उसको मिल के लिखा था, कई राइटर्स ने। और वो 4 साल तक वो चला, और वो पाकिस्तान की थिएटर की तारीख़ का वो एक रिकॉर्ड है जो मेरे ख़्याल से शायद ही कभी टूटे। तो वो जैसे मैंने बार बार मैं बात कर रहा हूँ इनकी जहानत की, तो इनकी फिर जहानत वो काम आई, और एक ऐसा तसलसल आया कि जिसमें जो है वो बाद में कई प्राइवेट थिएटर बने। और वो प्राइवेट थिएटर जो है वो क्या है, वो एक वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ जो है जो एक मुहिम थी, उसमें अफजाल साहब के जो है वो साथ रहे। लेकिन फिर बाद में आपको पता है कि कमर्शियल
मामलात हो जाते हैं, लेकिन फिर उस तरफ लोग वापस आ गए। फिर इसीलिए फिर बाद में जो है वो चूँकि इनको फालिज हो गया था और ये फिर अमली ज़िंदगी से दूर हो गए थे, तो फिर जो इनके साथी जो उस मुहिम में इनके साथ थे, स्पेशली सुहेल अहमद भी फिर किनारा कशी कर गए और फिर उसके बाद जो है वो स्टेज का वही हाल हो गया। आज भी वही हाल है, उसमें वल्गैरिटी अरूज पर है और जो एक मकसदियत थी वो अब उस स्टेज में मौजूद नहीं है। तो अफज़ाल साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ये जो तमासील बनाया था उसमें जो है वो वापस उस को लेकर आए स्टेज को, जो आगा अशर का स्टेज था, जहाँ जो नईम ताहिर के ज़माने का स्टेज था। तो यहाँ पर नईम ताहिर साहब की भी बात करते चलें कि नईम ताहिर साहब ने जो पाकिस्तानी स्टेज के लिए जो काम किया है उसमें जो है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट उन्होंने मुतारफ़ करवाए। उसमें कबीर खान, अली एजाज, मसूद अख्तर, ये लोग जो हैं वो शामिल रहे। फिर नईम ताहिर साहब की भी टीम में ये कुछ अरसा जो है वो रहे, लेकिन ये फिर बाद में फ़िल्म और टीवी इनकी जो है वो तरजीह बन गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक महज अदाकार नहीं थे, ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र थे और चूँकि ये पढ़े लिखे थे, और पढ़ा लिखा जो होता है वो अपने एक ख़ास नुक्ता नज़र से कुछ चीज़ों को जो है वो देखता है। फिर इनकी जो उठना बैठना है वो बड़े लोगों में था और ख़ुद चूँकि ये सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ था, तो वो एक ये भी होता है कि एक तकद्दुस, एक पाकीज़गी के किसी काम में जो है वो उसका ख़्याल रखा जाए। फिर इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला भी आया जब ये अरूज पर थे, तो इनका हर जो साल का पहला दिन होता था वो खाना काबा में गुज़रता था और वो ये कई साल तक उनकी ये रूटीन रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अदाकार होने के साथ साथ ये बड़ा इंसान भी था और आखिर में दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। और ये जो कब्र है ये अली रज़ा आबाद कब्रिस्तान है, वहाँ पर ये कब्र है। ये अली रज़ा आबाद जो है वो ठोकर नियाज़ बेग से अगर आप रायवेंड की तरफ आएँ तो ये रास्ते में ठोकर नियाज़ बेग से 5 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो मेन स्टॉप है अली रज़ा का, अली रज़ा आबाद का। उसके साथ ही जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है लड़कों का और उधर से ये सड़क आती है और आकर जो है वो राइट साइड पर ये बहुत बड़ा फाटक है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है अली रज़ा जनाज़गाह और कब्रिस्तान। तो आमिर शाह साहब के चाहने वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जब भी कहीं से भी आएँ लाहौर तो उनको आना बड़ा आसान होगा और यहाँ आकर फातिहा ज़रूर कहें, क्योंकि जाने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो फातिहा है। जी, अबरार साहब ने माशाल्लाह से बहुत ख़ूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड एक्टर अफज़ाल अहमद साहब को, और मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल फातिहा पढ़ने के लिए। आप जो मेरे देखने वाले हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। और ज़रूर अगर आप लाहौर आएँ और यहाँ पे आपका चक्कर लगे तो ज़रूर आके फातिहा पढ़ें। जी। आप तमाम लोग भी ज़रूर इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। 2 दिसंबर को इनका इंतकाल हुआ था और इनको लाहौर के कब्रिस्तान में आसूद खाक किया गया।
हमारी मौजूदगी में अफजाल अहमद साहब के मैनेजर रिजवान साहब उनकी आखिरी आरामगाह पर फातिहा पढ़ने आए, तो मैंने सोचा कि इस क्लिप को भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अल्लाह ताला अफजाल अहमद साहब को जवार रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।